अब एक विशेष व्यक्ति ने एक दिन ये पढ़ाया कि भाई साहब पहले केसरिया होता था या जौहर होता था, तो वो कहता आपको अब तक जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब गलत है, पहले जौहर होते थे, केसरिया बाद में होते थे। क्या कहा उन्होंने कि राजपूत राजा जब लड़ने जाते थे तो वो उनको पता था कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा और अब मैं हारूंगा, तो वो पहले ही दुर्ग की महिलाओं को और उन सबको जौहर करवा देता था और फिर वो केसरिया करता था। उसकी बात सुन के मुझे इतना ही हंसी आई कि यार ये क्या पढ़ा रहा है आदमी, और नाम लूंगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि वो आदमी आज राजस्थान की प्रतिष्ठित जो संस्थान है उनमें प्रतिष्ठित नाम से पूजा जाता है, रील्स में वायरल। लेकिन अब उसकी मजबूरी क्या है, अगर वो सारी चीज यही बताए जो हम बता रहे हैं तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रहेगा। बच्चा जो आजकल तुम्हारी तरह आता है उसको क्या दिखता है, यार इसको लो यार, इसने एक अलग चीज बताई है, कुछ हटके बताया है, इसकी बात में दम होगा। क्योंकि जो अलग होगा उसी के पीछे हम लोग भीड़ को देख के भागते हैं। मैं बार बार कहता हूं, क्लास की साइज छोटी है बड़ी है इससे मतलब नहीं है, मैं देखता हूं कि इस मेरी क्लास में से बच्चों का सिलेक्शन कितना हुआ। हर क्लास में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसी एवज में इनको पढ़ाऊं जितना इनके दिमाग में घुस सके। मुझे कितना ज्ञान है ये नहीं दिखाना, तुम कितना ले सकते हो और तुम्हारी परीक्षा में कितना काम आएगा बस उतना लो। ठीक है ना, तो सही पढ़ें और अच्छा पढ़ें। कहने वाले तो कोई कुछ भी कह देंगे, आप अच्छा पढ़ें बस। यहाँ आता है बच्चा किसी चीज की तैयारी के लिए, उसको लगा देते हैं किसी चीज, किसकी तैयारी के लिए आटा, एलडीसी की तैयारी के लिए है, कोई नहीं हम तेरे को फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे, तू आरएएस बढ़ जाएगा। बच्चा भी सोचता है यार ये बढ़िया है, मैं तो आया था एलडीसी बनने, आरएएस बन गया अब तो मैं बैग टांग। आधे तो यही सोचते घूमते हैं कि हम आधे आरएएस तो बन चुके। फैक्ट है ये, मेरी जिंदगी हो गई यहीं इन्हीं कोचिंगों में, गोपालपुरा और यहीं जयपुर में 13 साल हो गए मेरे को जयपुर में रहते हुए, घर है मेरा यहाँ। यहाँ बच्चों के कैरियर बनते भी देखे और बिगड़ते भी देखे हैं। घर से आ गए, माँ बाप ने पैसे दे दिए, चाय की धड़ी बैठे हैं, सुट्टे चाय लग रहे हैं, फालतू में टाइम बर्बाद हो रहा है, वापस हार के घर पहुंच गए हैं। माँ बाप ने भेजा था कि बच्चा पढ़ के आएगा, वो यहाँ मजे लेके वापस चला गया, फीस दे गया लोगों को लाख लाख 1.5 लाख रुपए, उनके घर भर गया। हमारा तो ये क्या है, व्यवसाय है। हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या बढ़े, हमारा घर चले। तो तुम अपना भला सोचो, हमारा तो हो ही रहा है। ठीक है ना। चले, कल हम बात किसकी कर रहे थे जी, कौन सी। हाँ 36 ही है, उससे पहले जो लिखवाया वो 26 था। 36 है, उससे पहले जो था वो 26 था। ठीक है ना, 36। 36 ही किया है, उससे पहले 26 थी। ठीक है, चलिए। हाँ इल्तुतमिश वाला 26 था। अच्छा, रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ रहे थे हम। ठीक है, और रणथंभौर चौहान वंश को पढ़ते हुए गोविंद राज ने जिस वंश की स्थापना की उसको पढ़ते हुए हम आ गए थे कहां तक, जैत्र सिंह तक। जैत्र सिंह जिन्होंने 1250 से 1282 32 साल रणथंभौर पर शासन किया। इन जैत्र सिंह और हीरा देवी का पुत्र जो था, छोटा पुत्र, वो था हमीर देव चौहान। पुत्र तो बड़े भी थे लेकिन ज्यादा योग्य कौन था, हमीर। इसलिए जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, अपने छोटे बेटे हमीर देव चौहान को। 1282 में हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक बने। ठीक है, और इनके समकालीन की कल हमने बात की थी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। कहानी मैंने सुना दी थी, अभी बीच में फिर से रिपीट कर दूंगा। लिखना शुरू करें, आपकी हेडिंग होगी हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान 1282 से 1301। 82 से 82, 1301।
ठीक है, लिखें चौहान, रणथंभौर चौहान वंश के 1301, रणथंभौर चौहान वंश के अंतिम और सबसे शक्तिशाली शासक थे। अंतिम भी थे और लास्ट भी थे, मतलब सबसे शक्तिशाली भी थे, पावरफुल। और शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, अब इन्हें बहुत सारे नामों से इतिहास में जाना जाता है और सबसे प्रमुख इनको जो जाना जाता है वो इनकी जिद की वजह से जाना जाता है। इतिहास में इन्हें हठी हम्मीर के नाम से पहचाना जाता है। लिखें, इतिहास में इन्हें हठी हम्मीर हठी हम्मीर और शरणागत वत्सल, यानी शरण में आए हुए व्यक्ति को अपने स्नेह में, अपने सानिध्य में रखना। इस शरणागत वत्सल, वत्सल मतलब एक तरह से उसको स्नेह देना, उससे लगाव रखना कि भाई तू मेरी शरण में है, मेरी दया में है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं तेरे ऊपर, कोई भी आफत आएगी पहले मैं लड़ूंगा। शरणागत वत्सल के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट लाइन लिखें, इनके बारे में निम्न पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। इन पंक्तियों को ऐसे कि ऐसे उतार दें। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार। पंक्तियां कहने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। नहीं यार, कहां हम्मीर देव चौहान, कहां चंद्रशेखर आजाद, बेतु की बात को आपस में जोड़ रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं महाराणा प्रताप, तुम बीच में ला रहे हो महात्मा गांधी को, दोनों का कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। चंद्रशेखर कृत हम्मीर हठ, पुस्तक का नाम है हम्मीर हठ। ठीक है ना, नाम है किताब का हम्मीर हठ और लिखने वाले हैं चंद्रशेखर। इन्होंने कही ये बात। तिरिया, अभी मतलब समझाऊंगा इसका। ठीक है, मतलब समझे अब आप किसका। सिंह गमन सत्पुरुष वचन, सिंह यानी शेर और गमन यानी शेर का आक्रमण करना, शेर का हमला करना। अपने शिकार पर शेर छुप कर देखता है और जैसे ही शिकार, और उसे लगता है कि सूटेबल टाइम है, सीधा एक झटके में हमला करता है। और पहला जो झटका है ना शेर का, वो ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रयास ये करता है कि पहले ही झटके में काबू पाया जाए, एक ही बार में। सत्पुरुष वचन, पहले आपने सुना होगा, देखा होगा, ऋषि मुनि होते थे, श्राप दे देते थे, नाराज हो जाते थे। अच्छा तूने ये किया, जा कबूतर बन जा,
पत्थर का बन जा, चिड़िया बन के उड़ जा, होता था ना। क्या था वो? एक सत्पुरुष के मुंह से निकली हुई बात। हम कहते हैं कि दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के संतुलित भाषा में बोलना चाहिए। जाते हुए घर से निकलते हुए आदमी को हम आज भी पीछे से आवाज नहीं देते हैं, टोकते नहीं है, ये नियम बना रखे हमने सामाजिक। तो सत्पुरुष के मुंह से निकली हुई वाणी, उसने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, जा पत्थर का बन जा, वो बन गया पत्थर का। अब वो उस बात को वापस नहीं ले सकता, यानी तीर से निकला कमान और मुंह से निकली आवाज वापस नहीं लौटाई जा सकती। उसी तरह कदली, कदली मानी केला, केले का जो फल है वो केले की शाखा एक ही बार उस एक टहनी में आती है, एक एक केला नहीं तोड़ते हम, उसी जगह से वो पूरी ब्रांच हम तोड़कर अलग करते हैं, फिर उस जगह से दोबारा केला नहीं आएगा, दूसरी डाल से आएगा। वैसे ही तिरिया तेल, तिरिया मतलब महिलाएं, स्त्रियां, तेल मतलब विवाह के समय जो रस्म होती है तेल हल्दी चंदन चढ़ाने की, महिला के जीवन में तेल की रस्म ये भी एक ही बार होती है। हालांकि जब चंद्रशेखर जी ने ये हम्मीर हट में लिखा, उस समय विधवा विवाह जो है वो प्रचलित नहीं थे, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, सती प्रथा होती थी उस जमाने में, तब इन्होंने ये लिखा। आज की बात होती तो तिरिया तेल एक बार नहीं 36 बार, बार बार। तो ये तो पहले की लिखी हुई बात है, तिरिया तेल यानी महिला के जीवन में ये तेल की रस्म यानी उसकी शादी एक ही बार होगी। तो जैसे शेर का शिकार करना, सत्पुरुष का अपनी वाणी से बोलना, केले के फल एक बार पेड़ में आना और महिला के जीवन में एक बार तेल की रस्म का होना, ये सारे काम जैसे एक ही बार होते हैं, दोबारा नहीं होते, वैसे ही हम्मीर को जो हट अगर जिद चढ़ जाती है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार जो कह दिया वो कह दिया, जो जिद पकड़ ली वो पकड़ ली। ये प्रसिद्ध लाइन है हम्मीर देव चौहान के बारे में। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे। आगे बात करते हैं अब इनके बारे में, इनके उपनाम, किन किन नामों से जाना जाता है हम्मीर देव चौहान को। 16 नृप मर्दानी, 16 नृप मर्दानी, ये नाम दिया इनको गोपीनाथ शर्मा ने। 16 विजय का कर्ण, ये नाम दिया इनको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और ये दोनों नाम इनको क्यों दिए गए? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में इन्हें जीत हासिल हुई थी, इसलिए। कर्ण, 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 ठीक। आगे लिखें इसी में, हम्मीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में इन्हें विजय मिली। सोलह युद्धों में आसपास के सारे राजाओं को हरा दिया था इसने। अपने समय के बहुत ही महान शासक थे, दिग्विजय नीति चलाई कि मुझे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है। कोटीय यज्ञ का आयोजन करवाया और इन्होंने आसपास के जो जो महत्वपूर्ण राजा थे उनमें नाम आता है एक तो चित्तौड़ के राजा का, जिनका नाम था समर सिंह, इनको पराजित किया और यहां से कर वसूला। एक राजा थे धार मध्य प्रदेश के, ये भी बड़ा राज्य हुआ करता था, भोजराज परमार, इनको हराया।
भीमरस यूपी में चले गए, वहां के राजा अर्जुन देव को हराया। ये बड़ी विजय हासिल की थी किसने? हमीर देव चौहान ने, और एक अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, लिख लेना इन तीनों के नाम अगली लाइन में। लिखें, हमीर ने चित्तौड़ के राजा समर सिंह, धार के राजा भोर परमार, भोज परमार, समर सिंह, वो ही समर सिंह जो रावल रतन सिंह के पिता थे, और भीमरस के राजा अर्जुन देव को पराजित किया था। यूपी। ठीक है, आगे अब लिखेंगे हम हमीर की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ। हेडिंग डालें आप, हमीर की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ। अक्सर यहां से प्रश्न आता है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं और कौन सी किताब की रचना किसने की है। हमीर की जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ। सबसे पहले लिखें हमीर महाकाव्य। बोल भाई, किसने लिखी थी हमीर महाकाव्य? किसने लिखी? बोल। इसका मतलब कि पिछली परीक्षा के बाद तूने दोबारा किताब उठा के नहीं देखी। बस यही तो हम गलती कर देते हैं। लगे रहो जब तक सफलता ना मिले। हम क्या करते हैं, जब परीक्षा आई तब किताबें उठाई और परीक्षा गई वापस बंद कर दी। लगे रहो, उसमें सफलता मिलेगी अगर प्रयास मजबूती से और एंड तक किया गया होगा तो। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना करने वाले थे नयन चंद्र सूरी। प्रश्न सीधा की सीधा पूछा जाएगा, हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? नयन चंद्र सूरी। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है हमीर रासो। यह प्रश्न देखो हिस्ट्री में भी पूछ सकता है और कल्चर में भी पूछ सकता है। हमीर रासो किसके द्वारा रचित है? जोधराज और सारंगधर। नेक्स्ट है हमीर हठ। ये तो अभी अभी मैंने बता ही दिया था, चंद्रशेखर। सुरजन चरित, ये भी किसने लिखी? चंद्रशेखर। हम्मी रायण, भांडव व्यास। हाँ, रणघाटी काव्यम, विरमादेव। और इन सब से महत्वपूर्ण श्रृंगार हार, मोस्ट इंपोर्टेंट। घाटी काव्यम, रण घाटी काव्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंगार हार। क्यों है इंपोर्टेंट? क्योंकि ये खुद हमीर देव चौहान द्वारा रचित है। किसने लिखी? हमीर देव चौहान ने, खुद ने।
इन्हीं ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है किसकी? हमीरदेव चौहान की। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन के बारे में ग्रंथ लिखा खजायन उल फुतूह, उसमें भी हमें हमीरदेव चौहान का नाम पढ़ने को मिलता है। ठीक, ये सभी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हमीरदेव चौहान की जानकारी देती हैं। अब आप किसी और के नोट्स या किसी किताब में अगर पढ़ेंगे तो वहां एक पुस्तक और आपको इसी लिस्ट में पढ़ने को मिलेगी, और पढ़ के फिर आप कंफ्यूज होंगे और फिर मुझसे सवाल करेंगे कि साहब ये किताब और नहीं लिखवाई थी आपने। तो वो पहले ही मैं बता देता हूं, ये हमीर मद मर्दन के नाम से एक किताब है जिसकी रचना की है जयसिंह सूरी ने। मोस्टली लोग जो हैं इस किताब को भी इसी लिस्ट में शामिल कर देते हैं कि भाई ये भी हमीर, क्यों नाम चल रहा है ना हमीर, हमीर तो लिख दिया हमीर मद मर्दन, ये भी इसी की। जबकि इस हमीर मद मर्दन का संबंध इनसे नहीं है। यहां इस पुस्तक में हमीर मद मर्दन में हमीर नाम से संबोधित किया गया है दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को। और इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है इल्तुतमिश ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया जैत्र सिंह के समय, और जो भूताला का युद्ध लड़ा गया, उसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है हमीर मद मर्दन से। समझ गए बात को? तो ये किताब इस लिस्ट में हम शामिल नहीं करेंगे, उतार ली है सारी। विशेषकर इसका नाम याद रखना, हमीर द्वारा रचित ग्रंथ है श्रृंगारहार। ये विरमादेव जो हैं ये इनके बड़े भाई थे, और ये बाकी इनके दरबारी थे जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं। ठीक, आगे ठीक लिख लिया, आगे लिखें। लिखेंगे हमीर के समकालीन दिल्ली सुल्तान, हमीर के समकालीन दिल्ली सुल्तान, समकालीन, समकालीन का मतलब समझते हैं, जो उसी समान काल में हो। जब आप इस धरती पे हैं, आपने जिस जिसको देखा है वो आपके क्या हो गए? समकालीन। ठीक है ना? हमीर के समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे। क्या था लिखना, अलाउद्दीन खिलजी था, इतना सम्मान नहीं देना है। अलाउद्दीन खिलजी था। अब इन दोनों के संबंध यहां क्या रहे और इन्होंने क्या आक्रमण किए, कहानी कल मैंने सुनाई थी। तो पहले तो बात किसकी करेंगे? जलालुद्दीन खिलजी की। लिखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, हाँ शॉर्ट में लिख सकते हो, बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है तो शॉर्ट में लिख लो। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 में 91 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। नेक्स्ट लाइन, इस अभियान में जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक अहमद कुरबेग आलम शामिल थे। सेनापति मलिक अहमद
कुर्बेग आलम शामिल थे। अलग अलग है दोनों, बीच में कॉमा लगाया मैंने। ले बड़ा लगा देते हैं यार, ये ले। सेनापति कुर्बेग आलम थे, ठीक। इनकी तरफ से, उधर की तरफ से अगली लाइन में लिखे, हमीर देव चौहान का सेनापति जो इनसे लड़े गुरुदास थे। गुरुदास, अब इन्होंने क्या किया जलालुद्दीन खिलजी ने कि रणथंभौर दुर्ग पर तो अधिकार नहीं कर पाए, लेकिन उस दुर्ग की चाबी जिसको कहते थे जहीन दुर्ग, वहां इन्होंने अधिकार कर लिया। लिखे अगली लाइन, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, हाँ गुरुदास सैनी, रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहलाने वाले लिख दिया है भाई, समाज नाराज हो जाएगा। बोले साहब सैनी क्यों नहीं लिखा आपने, तो गुरुदास सैनी पूरा नाम। तभी तो मैंने कहा ना कि पूरा नाम लिख लो, गुरुदास सैनी। लिखें, जैन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहलाने वाले जैन दुर्ग को खिलजी की सेना ने जीत लिया। खिलजी की सेना ने जीत लिया, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी, अनेक प्रयासों के बाद भी रणथंभौर नहीं जीत पाया। रणथंभौर नहीं जीत पाया। और यह कहते हुए, ये जो लाइन है महत्वपूर्ण है, यह कहते हुए वापस दिल्ली लौट गया। लिख दो इस लाइन को, क्या कहते हुए लौट गया, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के एक बाल बराबर भी नहीं समझता हूं। भाई मर्जी है आपकी, मत समझो, हम कब कह रहे हैं समझो। आए क्यों थे जीतने, फिर क्या हुआ, नहीं जीत पाए। अब क्या कहें, यही कहेंगे, सीधी सी बात है। आदमी अपनी असफलता का दोष हमेशा दूसरों पर ही डालता है। आप जब परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे तो खुद इस बात को थोड़ी स्वीकारेंगे कि हम में कमी रह गई थी। अरे अब की बार पढ़ाने वाला अच्छा नहीं था, अब की बार पेपर गलत आ गया, अब की बार ये हो गया, अब की बार वो, अब का मेरी तबीयत खराब हो गई, अब का मेरे घर में ब्याह आ गया। समस्या को खुद के ऊपर लेके देखो ना कि हम में कहां कमी रही। लिख लिए लाइन, पूछा जाएगा किसने कही, किसको कही, किसके बारे में कही, ठीक है ना, कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के बाल बराबर भी नहीं समझता हूं। जलालुद्दीन खिलजी ने ये शब्द कहे अपने सेनापति मलिक अहमद को और अपने सैनिकों को। और किस किले के बारे में कहे, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है। चलिए अब आएगा, जलालुद्दीन खिलजी चला गया, अब अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। लिखें, रणथंभौर, हेडिंग डालना, रणथंभौर अभियान 1301। रणथंभौर अभियान 1301।
एक, लिखेंगे इसमें दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक, विद्रोही विद्रोही सैनिक मोहम्मद शाह और के हब्रू, नाम है ये भी, के हब्रू को हम्मीर ने शरण दी थी। हम्मीर ने शरण दी थी। क्या करके भागे थे ये? हाँ, कहानियां याद रखना कि ये क्यों भाग के आए वहां से। हमीर हट में लिखा है कि इस मोहम्मद शाह के संबंध जो है मराठा बेगम चिमना से थे और केहब्रू उसका साथ दे रहा था। मोहम्मद शाह का भाई संबंधों में दोस्त की भी जरूरत पड़ती है, तो ये दोस्ती निभा रहा था कि हाँ भाई सही है, कर जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। तो दोनों को पकड़ने का आदेश दिया तो दोनों वहां से भाग के हमीर के शरण में आ गए, महाराज बचाओ। अब हमीर जो है वो प्रसिद्ध थे शरणागत में आए हुए को शरण देने के लिए। उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो, मैं हूं, तुम पर कोई भी दिक्कत आएगी उससे पहले मैं हूं। और यही वजह बन गई कि रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन फिर भी इतना आसान शायद नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी अगर नीति का पालन करते हुए लड़ता तो शायद इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे तो घर में ही गद्दार छुपे हुए थे, रणमल और रतिपाल। गद्दारों की कमी थोड़ी है। सरदार भगत सिंह को फांसी नहीं होती अगर उन्हीं का एक सहयोगी उनके खिलाफ सरकारी गवाह नहीं बनता, तो अंग्रेजों को छोड़ना पड़ता भगत सिंह को। चंद्रशेखर आजाद शहीद नहीं होते, खुद को गोली नहीं मार लेते अल्फ्रेड पार्क में, अगर उनकी मुखबरी उन्हीं के सहयोगियों ने ना की होती। अंग्रेज प्लासी का युद्ध नहीं जीतते अगर बंगाल के नवाब से उन्हीं का विश्वास पात्र आदमी विश्वासघात नहीं करता। तो मोहम्मद गौरी भारत में नहीं जीत पाता अगर जयचंद ना होता। तो अपने तो गद्दारों की कमी थोड़ी है, एक ढूंढो 36 मिलते है कि नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे ही लोगों ने, घर के वेदियों ने ही लंका गिराई है। ठीक है, लिखें। तो इन दोनों को शरण दे दी, जिसके कारण अलाउद्दीन ने यहां आक्रमण किया। लिखें, पहला नाम उलुग खान नुसरत खान। अगली लाइन में उलुग खान नुसरत खान, नाम है दो अलग अलग लोगों के। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। पहला प्रश्न तो ये बन गया, किसके सेनापति थे। दूसरी बात इनके बारे में कि इनमें से कौन मारा गया। इनमें से नुसरत खान मारा गया, ये बात भी यहीं पर ऐड कर लो, नुसरत खान मारा गया। और उलुग खान का क्या हुआ? उलुग खान का यह हुआ कि किला जीतने के बाद उलुग खान को रणथंभौर का प्रशासक बनाया गया। उलुग खान को रणथंभौर दुर्ग सौंपा गया जीतने के बाद।
ये 3 बातें इनके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, उलुग खान, नुसरत खान। दूसरी तरफ धर्म सिंह, भीम सिंह। ये कौन? हम्मीर के सेनापति। जब भी लड़ाई होगी तो नुकसान दोनों तरफ होगा। अगर उसका नुसरत खान मारा गया है तो इसके दोनों कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इनकी तरफ से कौन मरा? भीम सिंह, लड़ते हुए अभियान में मारा गया। ठीक, और फिर उसके बाद आया खुद अलाउद्दीन खिलजी, और उसने क्या किया? उसने सहारा लिया 2 धोखेबाजों का, नाम था रणमल और रतिपाल। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जोड़े में, धर्म सिंह, भीम सिंह, रणमल, रतिपाल, उलुग खान, नुसरत खान। ठीक है ना? ये इसके सेनापति, ये इनके सेनापति, और ये दोनों विश्वासघाती, हम्मीर के विश्वासघाती। बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया रणथंभौर दुर्ग को। कुछ गेट तो ऐसे बनाए गए हैं कि अगर दूसरा राजा हाथी लेके घुसने की कोशिश करेगा, घुस ही नहीं पाएगा, हाथी टर्न ही नहीं होगा। एकदम 90 डिग्री का एंगल दिया है गेट पे। एक गेट ऐसा बनाया है जिसके 2 ऐसे गेट बनाए हैं कि एक तरफ की पूरी ऐसी डिजाइनिंग की है कि वहां अंधेरा लगे और दूसरी तरफ एकदम उजाला लगे। तो आदमी कहां भागेगा जब भागता हुआ आएगा? उजाले की तरफ। सीधा उसी को दिया है, इसको ऐसे दिया है, तो सेना सीधी आगे निकल जाएगी जो किले के पीछे खाई में जा उतरेगी। तो जिसको पता होगा, ऐसा डिजाइन किया है इस किले को। तो जीतना इतना आसान नहीं है। अंडाकार आकृति में, जैसे शिवलिंग पर बीलपत्र रखा हो, ऊपर से ऐसा दिखाई पड़ता है, जंगल से घिरा हुआ, पास जाओगे मारे जाओगे, दूर से देख नहीं पाओगे। आओ आक्रमण करने, तो इतना आसान नहीं था। आज भी अगर आप सोचिए, आज भी अगर आप रणथंभौर दुर्ग को देखने जाएंगे तो आसपास पूरा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है, पूरा जंगल है। तो सोचो उस जमाने में तो और भी तगड़ा जंगल रहा होगा, दूर दूर तक कुछ नहीं। अलाउद्दीन की सेना यहां आकर पड़ गई। अमीर खुसरो, जो उसका दरबारी था, जिसने उसकी आत्मकथा लिखी, वो हर अभियान में साथ जाता था, वो यहां भी साथ आया। वो कहता है कि चावल, सोने के 2 दानों के बदले भी हमें चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो पा रहा है, विषम परिस्थिति। तब सहारा लिया रणमल और रतिपाल का, और जब किला जीत गए, किले पर जब अधिकार हो गया, तब उस अमीर खुसरो ने फिर एक बात कही। ये कही हुई बातें ही तो आती है बस परीक्षाओं में। क्या बोला? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। इसका मतलब हुआ, कुफ्र मतलब धर्म का विरोधी, इस्लाम धर्म का विरोधी, जिसको हम कहते हैं काफिर। तो आज एक काफिर का घर जो है वो किसका हो गया? हम आ गए हैं, अब यहां हम राज करेंगे, अब यहां इस्लाम का राज चलेगा। ये बात कही गई अमीर खुसरो ने। किसके बारे में? रणथंभौर के बारे में। कब कही? हम्मीर देव चौहान को हराने के बाद। ऐसी एक सेम लाइन और कही गई है। देखो, इतिहास में सबसे बुरी चीज यही है कि यहां एक जैसे सिमिलर नाम जब आएंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर यार मानसिंह यहां भी पढ़ा, मानसिंह वहां भी पढ़ा, जोधपुर में भी मानसिंह है, जयपुर में भी मानसिंह, अब कौन कौन सा मानसिंह है, सब आपस में खिचड़ी बन जाएगा। एक दिन जब पढ़ के जाते हो ना तो यह लगता होगा आपको कि अरे याद हो गया, तो आज मेरा पूरा रट गया, और रट भी गया होगा। जब पूरा इतिहास पढ़ लोगे ना तब सब आपस में क्या होंगे? मिक्स। जो याद नहीं आना चाहिए वहां याद आएगा। तो ऐसी एक सेम बात और है। क्या कहा गया? आज मेरे कुफर का दरवाजा टूट गया है। क्या कही गई? कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। और एक बात यहां कही गई कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का
घर हो गया। दोनों बातें दो अलग लोगों ने अलग वाकये पर कही थी। आज मेरे कुपर का दरवाजा टूट गया, ये बात बोली थी मुगल बादशाह औरंगजेब ने। किसने? जब जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह की मौत हुई, उनकी मृत्यु पर किस तरह बोली गई। एक तो जब पढ़ते हैं तो यूं लगता है यार, जैसे किताबों में पढ़ा कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज मेरे कुपर का दरवाजा टूट गया। बच्चे को लगे यार बड़ा दुखी होके कहा गया होगा आज मेरे कुपर का दरवाजा टूट गया, है ना, क्योंकि मरा है आदमी तो दुखी में ही कही होगी। ऐसा नहीं था, ये बात उसने खुश हो, आज मेरे कुपर का दरवाजा टूट गया, यानी मेरे धर्म का विरोध करने वाला आदमी आज रास्ते से हट गया, मारा गया। जसवंत सिंह के बारे में कही ये बात औरंगजेब ने। और कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये बात अमीर खुसरो ने कही हम्मीर को हराने के बाद, रणथंभौर पर अधिकार करने के पश्चात। तो दोनों बातें अलग हैं, ठीक है। बार बार आएंगी ऐसी सिमिलर चीजें। एक और एक उदाहरण देता हूं, एक शब्द आएगा पाती परवन, जब हम मेवाड़ में पढ़ेंगे राणा सांगा, और ऐसा ही एक शब्द आएगा पाती मांगना। अब पढ़ने में दोनों एक जैसे लगते हैं पाती पाती, लेकिन हैं दोनों अलग। पाती परवन राणा सांगा ने जो खानवा के समय पत्र भेजा वो था, और पाती मांगना संबंधित है, कल्चर में पढ़ेंगे किससे, कंजर जनजाति से। कंजर जो राजस्थान की एक ऐसी जनजाति है, हाड़ौती में पाई जाती है, जो चोरी और डाका डालने के लिए प्रसिद्ध है। और चोरी डाका डालने से पहले अपने आराध्य देव हनुमान जी के मंदिर में जाके आशीर्वाद मांगते हैं कि बजरंग बली आज बढ़िया माल मिले और पुलिस का कोई चक्कर ना हो। तो ये जो आशीर्वाद मांगना है क्या कहलाता है, पाती मांगना। तो सिमिलर जो चीजें हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन करेंगी, तो इसलिए इनको बार बार पढ़ते रहना है, ठीक। चलिए आगे, ये हो गया अभियान यहां तक, आगे लिखें। अब ये थोड़ी लिखवाऊं कि इन्होंने विश्वासघात किया, किले के गुप्त मार्ग बताए, वो सब कहानी में ठीक है, बस ये इतना याद रखो ये विश्वासघाती थे दोनों। आगे लिखें। 1301 में अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण रणथंभौर दुर्ग में शाका हुआ। क्या हुआ भाई, शाका हुआ, शाका। आप ध्यान दें, अभी नाम और पूछूंगा सबके, मैं बाई नेम किसी से परिचित नहीं हूं। आप ध्यान दें, क्या है ये, शाका। ये बार बार आएगा शब्द, क्या होता है समझ लीजिए आज। शाका मतलब दो शब्दों का मिश्रण है, उन दोनों शब्दों को हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, शाका। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शब्द आप संविधान पॉलिटी में पढ़ेंगे संसद। संसद एक्चुअल में कुछ नहीं है, संसद जो है वो तीन शब्दों का मिश्रण है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे। तो उसी तरह ये शाखा भी एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये दो अलग शब्दों का मेल है। एक शब्द है केसरिया और दूसरा शब्द है जौहर, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, शाखा, ठीक है। केसरिया का मतलब शाखा नहीं, शाखा मतलब ब्रांच हो जाता है, खे नहीं, कै कबूतर, खे खरगोश मार दो, कै कबूतर उड़ा दो। केसरिया, केसरिया जो है वो किया जाता है पुरुष के द्वारा। अब ये पुरुष राजा भी हो सकता है या सेनापति भी हो सकता है। जब दुश्मन आपके दुर्ग को घेरा डाल के बैठा है और आपको अब दिख रहा है कि परिस्थिति अब की किले के गेट खोलने ही पड़ेंगे, संख्या उसकी ज्यादा है, लड़ूंगा मैं पूरी ईमानदारी से पूरे जोश से, लेकिन हार भी सकता हूं। तो अगर हार गया तो मुझे वापस हार के वापस नहीं लौटना है, तो वो केसरिया साफा पहन के जाता है। भारतीय तिरंगे में केसरिया रंग प्रतीक है किसका, त्याग और बलिदान का। केसरिया रंग ही प्रतीक है त्याग और बलिदान का। केसरिया साफा पहन के जब वो जाता है तो ये इस बात का प्रतीक है कि अब तो जीत के आऊंगा या फिर मर के आऊंगा, हार के जिंदा नहीं आऊंगा। सामने खड़ा है दुश्मन जो जीतने के बाद किले को अंदर आएगा और यहां मौजूद पुरुषों को मार देगा, और जो महिलाएं होंगी उनको वो अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार, मारेगा नहीं, क्या करेगा, बंदी बनाएगा, गिरफ्तार, और बाद में उन्हें
बंदी बनाकर कैद में रखकर अपने लिए या अपने सैनिकों के लिए, ताकि वो उन महिलाओं का बलात्कार कर सकें, उनकी इज्जत लूट सकें। कुछ से निकाह कर लिया जाएगा, कुछ की इज्जत लूटी जाएगी और उसके बाद उनको मारेंगे या बंदी बना के रखेंगे बस। तो वो जो जीवन है वो यहाँ की वीरांगनाओं के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर था। इसलिए वो क्या तैयारी कर देती कि हमारे राजा जो हैं वो केसरिया करने चल दिए हैं, तो अब हमें भी जौहर की तैयारियां कर देनी चाहिए कि जैसे ही वहां से इशारा मिलेगा युद्ध से नीचे से कि हमारा झंडा भैया नीचे गया, यानी हमारा राजा मर गया, तो हम भी अपना जीवन खत्म कर लेंगे। ये तय हो जाता था। क्लियर है बात? अब कोई भले कुछ भी कहता रहे कि पहले मार के जाता था फिर खुद मरने जाता था, ऐसा मेरी नजर में ऐसा संभव नहीं है कि पहले ही अगर आप उनको मार जाओगे तो इसका मतलब आप लड़ने से पहले ही अपनी हार मान चुके हो, और मान ले वहां गलती से जीत गया फिर बैठ के माथा पीटेगा। क्या बात कर रहे हो यार, उल्टा ज्ञान दे रहे हो। पहले क्या करेगा? केसरिया, और जब ये संकेत आएगा तब क्या होगा? जौहर। संकेत जो वहां सिपाही साथ में हैं वो संकेत मिलेगा वहां से, बिल्कुल आ गई बात समझ, वहां से संकेत मिल जाएगा तो रानियां जौहर तैयारी कर देंगी ताकि दुश्मन किले तक ना पहुंच पाए। अब इसका एक उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा शाखे हुए 3 चित्तौड़ के किले में, और दूसरे नंबर पर शाखे हुए जैसलमेर में, जहां जो तीसरा शाखा था वो आधा ही हो पाया, अर्ध शाखा। और जहां क्लियरली वो ही सब लोग जो आज ये बता रहे हैं कि पहले जौहर हो जाते थे फिर केसरिया होते थे, वो ही लोग दूसरी जब एक वंश का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो फिर ये कह रहे हैं कि जैसलमेर में आधा शाखा इसलिए हुआ क्योंकि केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। अरे तो भले आदमी, जब केसरिया हुआ और जौहर नहीं हुआ इसका मतलब पहले क्या होता था? अब बात यह है कि उनसे जवाब मांगे कोई, मांगे कौन? समझ गए बात? पहले क्या होता था? केसरिया, फिर क्या होगा? जौहर। और जहां जिस किले में ये दोनों बातें एक साथ हो जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? भाई शाखा हो गया। एकमात्र जैसलमेर है जहां आधा शाखा हुआ। वहां क्या हुआ कि लूणकरण बाटी जब जैसलमेर के राजा थे 1550, कांधार के आमिर अली ने आक्रमण कर दिया, सेना हार गई, लूणकरण भाटी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने भी चालाकी खेली। वो देखते थे जहां जाते थे यार किले में पहुंचे महिलाएं सब जली हुई मरी हुई मिलती थी, तो इन्होंने क्या प्लानिंग चेंज की, थोड़ी पॉलिसी अपनी। बोले यार एक काम करो, राजा तो मर गया इनका, अब इनका झंडा नीचे मत होने दो, इनके झंडे को हाथ में लेके और खुद राजपूती पगड़ी पहन पहन के और चले जाओ। कहां? किले की तरफ। इनको लगेगा कि हमारे ही राजा जीत के आ रहे हैं तो नहीं मरेंगी, नहीं जौहर करेंगी। अब बिल्कुल वो लोग जब किले के भीतर प्रवेश कर गए तब ये बात का खुलासा हुआ कि ये तो दुश्मन के सिपाही हैं जो भेष बदल अपना झंडा उठा के आ गए हैं। अब उनके पास इतना समय नहीं कि वो जौहर कर पाए। तो वहां मौजूद वीरांगनाओं ने क्या किया? तलवारों से, कटारों से अपनी गर्दनें काट ली। हाथ तो वो भी नहीं आई, लेकिन उसे हम कहेंगे आत्महत्या, सुसाइड, जौहर नहीं कह। तो इसलिए कहेंगे हम कि आधा ही शाखा हुआ, जौहर नहीं हो पाया। लेकिन वो जिस ट्रेडिशन से किया जाता था इसलिए हम उसे सुसाइड नहीं कहेंगे। अपनी राजपूती परंपरा में जिस ट्रेडिशन से वो चीज की जाती थी हम उसे सुसाइड नहीं कहेंगे। अब ऐसे तो मेरी बात सुनो, हम कल्चर में पढ़ेंगे बाबा रामदेव, लोक देवता रामदेव जी, रामदेव जी ने जीवित जल समाधि ली थी, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सुसाइड कहेंगे क्या? बस बात को समझ जाओ, उनकी स्वेच्छा से उन्होंने जल समाधि ली, चमत्कार, तो सुसाइड थोड़ी हुआ। सुसाइड करता एक हारा हुआ आदमी जो मानसिक रूप से खुद को बिल्कुल हारा हुआ महसूस करता हो, और जौहर जो करते थे वो पूरी बुद्धि से, अपनी ताकत से, और खुद को आग के हवाले किया जाता था अपने आत्मसम्मान के लिए, तो उसको हम सुसाइड कहेंगे तो ये उन वीरांगनाओं का क्या होगा? अपमान। तो जौहर को जौहर की तरह देखो, सुसाइड की तरह मत देखो। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आगे आपको समझ केसरिया और जौहर क्या होता है। जौहर हमेशा कौन करेंगी? महिलाएं। अब वो महिला रानी भी हो सकती है और सेनापति की वाइफ भी हो सकती है जिसके नेतृत्व में जौहर किया जाए। क्लियर है? एक चीज और, एक आखिरी चीज और, हाँ बिल्कुल मरती हैं वो भी,
रानी सा के साथ में दासियां भी जौहर करेंगी। दासियों का जीवन ही इसीलिए होता था। राजपूत राजा जब अपनी बेटी राजकुमारी की शादी करता था तो उसके साथ बहुत सी दासियां भेजता था। जैसे रतन सिंह की रानी पद्मिनी के साथ 1600 दासियां आई। उनका जीवन ही यही होता था कि आपको पूरी जिंदगी रानी सा की सेवा करनी है। इनडायरेक्टली वो सब राजा की ही सेवा में रहेंगी अब। और राजा को जो सुंदर दासी पसंद आ गई, देखो इतिहास है, पढ़ाना मेरा काम है, आगे आएंगे ऐसे उदाहरण। जो दासी राजा को पसंद, राजा उसी को बोला, ए दासी आज तुम, दासी मना थोड़ी करी, हाँ साहब महाराज आएंगे। और ऐसे संबंधों से पैदा होते थे दासी पुत्र। अब उन दासी पुत्रों में डीएनए तो राजा का ही होता था, लेकिन उन्हें कभी राजा बनने का अधिकार, अब मन तो उनका भी करता था राजा बनने का। तो फिर पैदा होते थे बनवीर जैसे लोग जो खुद की सत्ता पाने के लिए राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारने का प्रयास करेंगे। समझ गए, वो दासी पुत्र ही थे, तो वो भी आएगी कहानी। एक आखिरी चीज यहां देखो, केसरिया हमेशा कौन करेगा? हालांकि रानी लक्ष्मीबाई जैसी अगर वीरांगना हो तो केसरिया महिला भी कर सकती है, लेकिन जौहर हर हाल में कौन करेगी? कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जौहर कौन कर ले? पुरुष। क्योंकि जौहर किए जाते थे अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए, और आत्म सम्मान किसका होता है? केवल आपका कोई आत्म सम्मान नहीं है, तुम्हारा करेगा क्या वो दुश्मन राजा जिंदा पकड़ के। बात समझ में आ गई? तो ये है केसरिया और जौहर, और इसको हम कहते हैं शाका। लिखें आगे। पासवान दासियों को ही कहते थे बेटा। हम राजस्थान के इतिहास में देखेंगे बहुत से ऐसे राजा जिनके संबंध अपनी दासियों से रहे, दासी पुत्र पैदा हुए। कुछ राजा तो ऐसे होंगे जिन्होंने दासियों को इतना माथे चढ़ा लिया, दरबार में नाचने वाली नर्तकियों को इतना सिर चढ़ा लिया कि वो इतने प्रभाव में रहे कि उन्होंने जो कहा वो ही राजा ने किया। जोधपुर के इतिहास में पढ़ेंगे ऐसा हम। नन्ही जान, गुलाब राय, बहुत सारी। क्या? हाँ, दासी पुत्रों में, ठीक है ना। तो उनको सम्मानजनक स्थिति से नहीं देखा जाता था, उनको दासी पुत्र को दासी पुत्र, नौकर की तरह ही ट्रीट किया जाता था। क्लियर है? चलिए समय हो गया है, इसके आगे कल लिखवाएंगे आपको।